क्लास 11 चैप्टर 10 मूल निवासियों का विस्थापन। आज हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बारे में अध्ययन किया था। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की तरह ही ऑस्ट्रेलिया में भी मानव निवास का इतिहास लंबा है। शुरुआती मनुष्य या आदि मानव, जिन्हें हम लोग एबोरिजिनीज कहते हैं, हालांकि यह नाम अलग अलग जगह पर अलग अलग समाज में प्रचलित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में 40,000 साल पहले आने शुरू हुए। संभवतः उससे पहले भी मानव आया होगा, पर ऑस्ट्रेलिया के साथ एक बड़े जो जमीन का सेतु है, वो भू सेतु जस्ट लाइक कह सकते हैं कि वो भी एक महाद्वीप है ना, तो द्वीपीय देश है। उससे जुड़े न्यू गिनी से आए थे। मूल निवासियों की अपनी परंपराओं के हिसाब से वे ऑस्ट्रेलिया आए नहीं थे, बल्कि हमेशा से यहीं थे। बीती सदियां स्वप्न काल कही जाती थी और इस कथन को समझना यूरोपीय लोगों के लिए मुश्किल था, क्योंकि इसमें अतीत और वर्तमान का अंतर धुंधला हो जाता था। 18वीं सदी के आखिरी दौर में ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों के 350 से 750 तक समुदाय थे। हर समुदाय की अपनी भाषा थी। इनमें से 200 भाषाएं तो आज भी बोली जाती हैं। दोस्तों जरा समझिए, मेरे बच्चों जरा समझिए कि हम एक होमो सैपियंस मानव हैं, हम एक ज्ञानी मानव हैं, और दुनिया में न जाने कितने प्रकार की भाषाएं यही ज्ञानी मानव इस्तेमाल करते हैं। तो देसी लोगों का एक और विशाल समूह उत्तर में रहता था। इसे टॉरस स्ट्रेट टापुवासी कहते थे। अब एबोरिजिनी शब्द इनके लिए इस्तेमाल नहीं होता था, क्योंकि यह माना जाता है कि वे कहीं और से आए हैं और एक अलग नस्ल के हैं। 2005 में कुल मिलाकर वे ऑस्ट्रेलिया की आबादी का 2.4% हिस्सा थे। ऑस्ट्रेलिया की आबादी बहुत छितराई हुई है और आज भी वहां के ज्यादातर शहर समुद्र तट के साथ साथ बसे हैं, जहां 1770 में ब्रिटिश लोग पहली बार पहुंचे थे, क्योंकि बीच का इलाका शुष्क मरुभूमि है। यूरोपियों का ऑस्ट्रेलिया पहुंचना देखिए, 1606 ईस्वी में डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को देखा। 1642 ईस्वी में तस्मान इस टापू पर पहुंचा और बाद में टापू का नाम तस्मानिया रखा गया। 1770 ईस्वी में जेम्स कुक बॉटनिक खाड़ी पहुंचता है, जिसका नामकरण हुआ न्यू साउथ वेल्स। 1788 ईस्वी में ब्रिटेन के दंडितों की बस्ती बनाई गई और इसकी नाम शुरू हुई सिडनी की स्थापना हुई। ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय जो आबादकार थे, मूल निवासियों और जमीन के बीच आपसी रिश्तों का जो हिस्सा था, उसका उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के हिस्से के मुकाबले कई बिंदुओं पर मिलता जुलता है। हालांकि इसकी शुरुआत 300 साल बाद हुई और मूल निवासियों के साथ हुई मुलाकात को लेकर कैप्टन कुक और उसके जो जत्थे में शामिल लोग थे, उन्होंने अपने आरंभिक ब्यौरे मूल निवासियों के दोस्ताना व्यवहार के बारे में उत्साहपूर्ण दिए हैं। लेकिन जब एक मूल निवासी ने कुक की हत्या कर दी, तो हवाई में, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, ठीक है, तब ब्रिटिशों का रवैया पूरी तरह से पलट गया, जैसा कि प्रायः होता आया है। और इस तरह की एक घटना औपनिवेशिक ताकतों द्वारा बाद में दूसरों के खिलाफ किए गए हिंसक व्यवहार, वे अत्याचार करने लगे। सिडनी के इलाके का वर्णन है 1790 ईस्वी में। देखिए, ब्रिटिशों की उपस्थिति ने आदिवासियों के उत्पादन को नाटकीय ढंग से इतना अस्त व्यस्त कर दिया कि हजारों भूखे मुखों के आने से, जिनके पीछे पीछे सैकड़ों और आए, और स्थानीय खाद्य संसाधनों पर बिल्कुल दबाव पड़ गया। ठीक है, तो दारुक लोगों ने इन सब के बारे में क्या सोचा होगा? उनके लिए पवित्र स्थानों को इतने बड़े पैमाने पर विनाश और अपनी जमीन के प्रति विचित्र और हिंसक बर्ताव समझ से अलग था, परे था। ये नवागंतुक, मतलब ये जो नए लोग आ रहे थे, बेवजह ये पेड़ काटते जाते थे, और यह बिना वजह इसलिए जान पड़ता था कि उन्हें समझ नहीं आता था। तो उन्हें न डोंगी बनानी थी, न जंगल का शहद इकट्ठा करना था, और न ही जानवर पकड़ने थे। पत्थरों को हटाकर उनका चट्टान लगा दिया गया, मिट्टी खोदकर उसे आकार देकर पका दिया गया, जमीन में गड्ढे बना दिए गए, बहुत भारी भरकम इमारतें तैयार कर दी गई। पहले पहल उन्होंने इस सफाई की तुलना किसी पवित्र
जो संभवतः उसने सोचा होगा कि एक विशाल कर्मकांडी जलसा होने जा रहा है और यह एक खतरनाक धंधा होगा जिससे उन्हें पूरी तरह दूर रहना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि इसके बाद दारू उन बस्तियों से बचकर रहने लगे और राजकीय अपहरण ही उन्हें वापस लाने का एकमात्र तरीका था। यूरोपीय लोगों के आगमन को सभी मूल बासिंदों ने खतरे की तरह नहीं देखा और वह यह अनुमान भी नहीं लगा पाए कि 19वीं और 20वीं सदी के दरमियान कीटाणुओं की असर से अपनी जमीनें खोने के चलते और आबादकारों के साथ हुई जो लड़ाइयाँ थी उसमें लगभग 90% मूल बासिंदों को अपनी जान गंवानी पड़ी। फिर भी वे सतर्क नहीं हो पाए थे। ब्राजील में पुर्तगाली कैदियों को बचाने का प्रयोग तब जाकर बंद कर दिया गया जब उनके हिंसक बर्ताव ने मूल निवासियों को प्रतिहिंसा पर उतारू कर दिया, यानी दोनों तरफ लड़ाई। ठीक है, अब ब्रिटिशों ने स्वतंत्र होने तक अमेरिकी उपनिवेशों में यही तरीका अपनाया और फिर से ऑस्ट्रेलिया में भी सेम तरीका जारी रखा और नतीजा ये निकला कि आबादकार इंग्लैंड से निर्वासित होकर आए थे और उनके कारावास पूरा होने पर ब्रिटेन वापस न लौटने की शर्त पर उन्हें ऑस्ट्रेलिया में स्वतंत्र जीवन जीने की इजाजत दी गई। मतलब आपने समझा कि ब्रिटेन अपने कैदियों को ले जाकर ऑस्ट्रेलिया में छोड़ता था और वहां काम करवाता था और वहां से जो रिटर्न सामान लाता था यानी मुनाफे वाली सामान, उसके बदले में उसको कुछ नहीं मिलता था। यह एक सजा था, मुनाफा ये कमाती थी। उसके साथ समझौता किया गया था कि तुम्हें वहां से वापस ब्रिटेन नहीं जाना है, तुम्हें यहीं रह जाना है। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का विकास देखिए, 1850 ईस्वी में ऑस्ट्रेलियाई बस्तियों को स्वशासन का अधिकार दिया गया। 51 में देखिए चीनी कुलियों का प्रवास हुआ। 1851 से 1961 ईस्वी के बीच गोल्ड रश हुआ। 1901 ईस्वी में 6 राज्यों को लेकर ऑस्ट्रेलियाई संघ का निर्माण हुआ और 1911 ईस्वी में कैनबरा को उसकी राजधानी बनाई गई। 1948 से 1975 ईस्वी के बीच 20 लाख यूरोपीय लोग ऑस्ट्रेलिया में आकर बस गए। यूरोपीय बस्तियों के तहत ऑस्ट्रेलिया का आर्थिक विकास अमेरिका जितना भिन्नतापूर्ण नहीं था, बल्कि यहाँ पर थोड़ा सा एक अलग किस्म का था। जैसे भेड़ों के विशाल फार्म खोले गए और खाने डेवलप की गई। ये मदिरा बनाने के लिए यानी शराब बनाने के लिए अंगूर के बाग विकसित किए गए और गेहूं की खेती एक लंबी अवधि में और बड़ी परिश्रम से विकसित हो पाया था। तो इन सब ने ऑस्ट्रेलिया की संपन्नता की बुनियाद रखी। जब राज्यों को मिलाया गया और 1911 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बनाने की योजना चल रही थी, तब उसके लिए उल व्हीट गोल्ड नाम का सुझाव दिया गया था और अंततः उसका नाम कैनबरा रखा गया। और ये शब्द एक स्थानीय शब्द है कैमबरा, जिसका अर्थ होता है सभा स्थल। याद रखेंगे आप इसको, कैनबरा का अर्थ होता है सभा स्थल। तो कुछ मूल निवासी ऐसे सख्त हालात में खेतों में काम करते थे कि उसका दास प्रथा से अंतर बहुत कम था। बाद में चीनी आप्रवासियों ने भी सस्ता श्रम मुहैया कराया, यानी चीनी लोग ऑस्ट्रेलिया गए तो उन लोगों ने एक मजदूर का रूप की तरह काम करना शुरू कर दिया, तो इससे मजदूर सस्ता हो गए। यही हाल कैलिफोर्निया में भी हुआ। ठीक है, तो 1974 तक आते आते लोगों के मन में यह डर सता गया था कि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के गहरे रंगत वाले लोग बड़ी तादाद में ऑस्ट्रेलिया में बसने लगे हैं। ठीक है यार, मूल निवासियों को खतरा महसूस होने लगा। इसलिए गैर गोरों को बाहर रखने के लिए सरकार ने एक नीति अपनाई। 1968 ईस्वी में एक मानवशास्त्री WEH स्टेनर के एक व्याख्यान से लोगों में बिजली की तरंग दौड़ गई। व्याख्यान का शीर्षक था द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस। इतिहासकारों के मूल निवासियों के बारे में चुप्पी तोड़ी थी और 1970 के दशक से उत्तरी अमेरिका की तरह यहाँ भी मूल निवासियों को एक नए रूप में समझने की चाहत जाग चुकी थी। यानी अब यहाँ के मूल निवासियों को भी थोड़ी बहुत इनके ही संसाधन में हिस्सा मिलेगा, अधिकार मिलेगा। उसके बाद से मूल निवासियों की संस्कृतियों का अध्ययन करने के लिए किसकी बात से, जब हेनरी रेनॉल्ड्स ने एक पुस्तक लिखा वाई वरंट वी टोल्ड, हमें क्यों नहीं बताया गया, और कैप्टन कुक ने खोज किया ऑस्ट्रेलिया का, इसके बारे में क्यों नहीं बतलाया गया, तब से उनकी संस्कृतियों के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालयी विभागों की स्थापना हुई।
कला दीर्घों का आर्ट गैलरीज बनाया गया और यहाँ के संग्रहालयों को विकसित किया गया, ठीक है, ताकि 1974 ईस्वी में बहुसंस्कृतिवाद ऑस्ट्रेलिया की राजकीय नीति बने, और यही बन भी गई, जिसने मूल निवासियों की संस्कृतियों और यूरोप तथा एशिया के या प्रवासियों की भांति भांति सारी संस्कृतियों को एक समान आदर भाव दिया गया। विदीर्ण हृदय वाली मेरी बहन कैथी, मैं नहीं जानती कि कागज की छाल पर लिखी तुम्हारे सपनों के समय की हर्ष विषादमय कहानियों के लिए मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। तुम गहरी रंगत वाले उन बच्चों में से एक थी जिनके साथ खेलने की मुझे इजाजत न थी। नदी तट पर अपना खेमा गाड़ने वाले गलत रंग के लोग मैं तुम्हें गोरा न बना सकी, इसलिए काफी देर से मैं तुम्हें मिली, काफी देर से शुरुआत हुई जानने की। उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि जिस जमीन को मैं इतना प्यार करती हूं वह तुम्हारे ही हाथों से छीनी जाएगी, छीनी गई थी। ऑस्ट्रेलियाई लेखिका जूडिथ राइट ने ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासियों के अधिकारों के लिए जोरदार आवाज बुलंद किया। आप इसको याद रखेंगे, जूडिथ राइट। 1970 के दशक से संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की जो बैठक हुई उसमें मानवाधिकार शब्द सुनाई पड़ने लगे। ऑस्ट्रेलियाई जनता को यह एहसास हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड के विपरीत ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय लोगों द्वारा किए गए जो भूमि का अधिग्रहण था औपचारिक बनाने के लिए मूल निवासियों के साथ कोई समझौता पत्र अभी तक तैयार नहीं किया गया है, तो उन्हें सरकार में भी हिस्सा दिया जाए, ठीक है, सरकारी यानी प्रशासनिक कार्यों में हिस्सा दिया जाए, उनके प्रशासनिक अधिकार भी दिए जाएं। तो सरकार हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की जमीन को टेरा न्यूक्लियस यानी न्यूलियस कहती आई थी। इसका मतलब था कि जो किसी का नहीं है, लेकिन गलत है। वहां अपने आदिवासी रिश्तेदारों से छीने गए जो मिश्रित रक्त वाले लोग थे, यानी मूल निवासी और प्लस यूरोपीय बच्चों का एक लंबा और इतिहासपूर्ण बन गया था, यंत्रणा। अब मूल निवासी की स्त्रियों के साथ यूरोपीय लोग रिश्ता कायम कर चुके थे, और उनसे जो बच्चा पैदा हुआ उसको कौन सा अधिकार मिलेगा? अगर आप कहते हो कि ये जमीन किसी का नहीं है, मतलब आदिवासियों का जमीन नहीं है, मतलब वहां के मूल बासिंदों का नहीं है, तो फिर आपने जो बच्चे पैदा किए वहां के मूल निवासियों के साथ, तो उस बच्चे को अधिकार कहां मिलेगा? इन सवालों पर खड़े हुए आंदोलन के कारण जब सारी तहकीकात शुरू हुई तो दो निर्णय लिया गया और इस बात को मान्यता दिया गया कि मूल निवासियों का जमीन के साथ, जो कि उनके लिए पवित्र है और एक मजबूत ऐतिहासिक संबंध रहा है, तो उसको आदर करना है। दूसरी बात, पिछली गलतियों को धोया तो नहीं जा सकता, लेकिन गोरों और रंग बिरंगे लोगों को अलग अलग रखने की कोशिश करके बच्चों के साथ जो अन्याय किया गया उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जानी चाहिए।